हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो अपन एक एक चीज़ देखेंगे और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं हाथों हाथ बताते जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बोल रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे डील करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है फर्म की, उसको प्लान करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, वो सब किस में आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर क्या बोल रहा है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन स्टेज होती है। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेज होती है। सबसे पहले असेट सिलेक्शन, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, उसके बाद वर्किंग कैपिटल डिसीजंस और उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजंस। असेट सिलेक्शन क्या होता है? चूजिंग द असेट्स, किस में इन्वेस्ट करना है अपन को, लैंड में, मशीनरी में या इक्विपमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, टोटल फंड कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल डिसीजन, अपन कितना कैश चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज में। वर्किंग कैपिटल क्या काम आता है? डे टू डे एक्टिविटीज, डेली ऑपरेशंस पे काम आता है, तो कितना अपन को डेली ऑपरेशंस के लिए कैश चाहिए। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, अपन कहाँ से लाएंगे कैश, मतलब कहाँ से पैसा लाओगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर 3 तरह के कोर एलिमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन कौन सा था? अपन कहाँ से पैसा लाएंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजन, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करेंगे। और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? कितना पैसा अपन शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना पैसा कंपनी खुद के ग्रोथ के लिए रखेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट। फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर फ्रॉम वेयर द फाइनेंस हैज बीन कम, मतलब वेयर वी फ्रॉम वेयर वी रेज अ फंड। एंड डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन आ गई, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ मैनेजर एक्टिविटी। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोला है? मैनेजमेंट। तो ये कौन सी मैनेजर एक्टिविटीज है? क्या करती है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या चीज? फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन द अदर वर्ड्स, इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि एक्विजिशन वही चीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन उसी तरीके से। कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करेंगे और कितना अपन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सेम पढ़ते हैं अपन इस डेफिनेशन को एक बार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद मैनेजर एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन द अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट विद द ऑब्जेक्टिव। किसका? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना। ठीक है, उसके बाद 2 डेफिनेशन और है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिखना बनता है। जनरल डेफिनेशन है, सोर्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, और एक और क्या है? मैनेजर डिसीजंस रिलेटिंग टू, वही चीज है, एक्विजिशन ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या होता है? फंड कहाँ से लाएंगे, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड कहाँ से लाएंगे? तो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किस पे डिपेंड करता है? क्या रिस्क है, क्या कॉस्ट है और क्या कंट्रोल है। ठीक है, 3 चीज, क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है और क्या कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? रिस्क तो कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, और रिस्क क्यों कम है? यहाँ पे कोई पेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सा सोर्स आता है? डिबेंचर में क्या होता है? टैक्स का बेनिफिट मिलता है, रिस्क ज़्यादा है क्योंकि पैसा तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, बट कॉस्ट कम है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक फाइनेंस क्या होता है? बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल करता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके फाइनेंस दे सकते हैं बैंक। कैश क्रेडिट दे सकते हैं,
ओवरड्राफ्ट दे सकता है, टर्म लोन दे सकता है, और एक नॉन फंड बेस्ड होता है जो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो अपन को गारंटी देनी पड़ती है या लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है, तो वो चीज़ बैंक दे सकता है। फिर फाइनेंसिंग सिर्फ डोमेस्टिक से ही नहीं ले सकते, अपन इंटरनेशनल भी फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वाले डायरेक्ट अपने इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपन को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है? GDR और ADR, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये अपन सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्टार्टअप फंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसको कौन सा, वो क्या कहलाता है? एंजल इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब अपन क्या 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 पढ़े अपन ने? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और एंजल फाइनेंसिंग, ठीक है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वेयर फंड हैज टू बी इन्वेस्टेड, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फिक्स एसेट खरीदने में और वर्किंग कैपिटल खरीदने में, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं फिक्स एसेट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फंड आर टू बी इन्वेस्टेड इन सच ए मैनर दैट कंपनी कैन प्रोड्यूस ऑप्टिमम लेवल विदाउट इंडेंजरिंग द फाइनेंसिंग सॉल्वेंसी, ठीक है। क्या होता है? फंड को इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि अपन ऑप्टिमम लेवल अपनी फर्म का अचीव कर पाए और कोई भी तरीके की अपन को फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी नहीं, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर क्या आता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो अपन ने पढ़ाई है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना, लैंड में इन्वेस्ट करना, ये सब क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। फर्म शुड इन्वेस्ट इन एडुकेट वर्किंग कैपिटल डू नॉट so that do not block much fund in the investment receivable, inventory receivable और कैश। फंड इस तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए कि अपना मैक्सिमम कैश अपना ब्लॉक नहीं हो, ना कि इन्वेंट्री में ना कि रिसीवेबल में, ठीक है। अपन जो काम करते हैं तो अपन चाहते हैं मैक्सिमम कैश अपने पास आता रहे, ना कि इन्वेंट्री में अपने पास स्टॉक पड़ा रहे या अपन रिसीवेबल से पैसा ही नहीं ले पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड कैश, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवर और अंडर इन्वेस्टमेंट, अपन को अवॉइड करना, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 3 तरह के फेज हैं, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजेक्शनल फेज और मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज में क्या होता था? सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे ध्यान रहता था, क्या? मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। इन चीज में अपन ट्रेडिशनल फेज होता। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन आया, डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी, तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजर ध्यान रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन फेज। अब क्या है? मॉडर्न फेज आ गया। यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ गया है, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है? अपन को डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ती है, कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है और वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन फाइनेंसिंग फंक्शंस और फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो वही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? वेयर फंड हैज टू बी इन्वेस्टेड। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है? कहाँ से फंड लाएंगे। और डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है? कितना फंड अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सर्वाइवल, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, ठीक है। अपन इसके पूरे एक की इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या क्या होता है? टेकिंग केयर, अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट। अपन क्या करते हैं? ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इसलिए अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। इंश्योरिंग सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेंटेन लिक्विडिटी। सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल हो, है ना, लिक्विडिटी मेंटेन रहे अपने पास, जब कैश चाहिए, जब कैश अवेलेबल हो, जब कैश नहीं चाहिए तो उसको अपन कहीं इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। बैलेंसिंग इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसको बैलेंस करना, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करना। कंट्रोलिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम आता है।
उसके बाद टैक्स प्लानिंग के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक थ्योरी है जो सॉल्मन एस्पेक्ट्स है, ठीक है, वो अपन को ध्यान रखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट था, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन में इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है, क्या डिटरमाइन द साइज ग्रोथ रेट, कितना साइज है, लॉन्ग मतलब लार्ज साइज फॉर्म है, मीडियम साइज फॉर्म है या स्मॉल साइज फॉर्म है, ठीक है, डिटरमाइन द एसेट स्ट्रक्चर डिसीजंस, कंपोजिशन ऑफ एसेट क्या है, मतलब कितनी प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, कितना अपना लैंड होना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए। एनालाइज द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल करना, ठीक है। रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर का क्या रोल होता है, ठीक है, अपन ये देखते हैं। रोल ऑफ द फाइनेंशियल हैज चेंज प्रीवियसली, इट इज ओनली, पहले क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजर का एक ही रोल होता था कि प्रिक्योर करना फंड, पर अब क्या है, अब उसको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन तीनों चीज ध्यान रखनी पड़ती है। रिस्क रिलेटेड ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है, ठीक है। मॉनिटरिंग द फंड फ्लो इंश्योर प्रॉपर सेफगार्ड, कितना फंड फ्लो हो रहा है, प्रॉपर सेफगार्ड लेना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहले क्या होता था, अपन सिर्फ एक चीज पर फोकस करते थे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। बट अब क्या करते हैं, अपने पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ऊपर। अपन क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज, जो मार्केट वैल्यू है वो फर्म की इंक्रीज हो, उससे क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, ठीक है। अब अपन इसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिमिटेशंस दिख लेते हैं। एक ये वॉक कंसेप्ट है, जैसे इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, क्या कौन सा प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना है, कौन सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वो चीज। ये रिस्क को इग्नोर करता है, ठीक है। आज तो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, कल क्या होगा, आज मैं अगर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ तो कल मेरी फर्म के साथ होगा क्या, उसको इग्नोर करता है। डज नॉट इंश्योर द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न, पैटर्न ऑफ द रिटर्न, कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई शॉर्ट टर्म में लेना है, लॉन्ग टर्म में लेना है, वो चीज, ठीक है। उसके बाद आता है नैरो फोकस, इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर करता है, ठीक है। इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज, दैट इज शेयर होल्डर वेल्थ विल बी इंक्रीज, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, नॉट इंपॉर्टेंट। फीचर्स क्या होते हैं, फोकस ऑन कैश फ्लो, ठीक है, ये कैश फ्लो पे फोकस करता है कि कैश फ्लो बढ़े, प्रॉफिट नहीं बढ़े, कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजंस नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये किस पे फोकस कर रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करता है, जैसे इसके अंदर टाइमिंग को इग्नोर करता था, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करता है। रिस्क कंसिडरेशन, ये रिस्क को कंसिडर करता है, ठीक है। तभी तो आज मैंने प्रॉफिट कर लिया, कल मैंने प्रॉफिट नहीं करूंगा, हो सकता है ना कल मैं, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मैं कल प्रॉफिट ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये वो चीज नहीं है, इसकी क्या है, फंड मतलब मैक्सिमाइज ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू कैसे बनेगी, जब अपन शेयर होल्डर्स की वेल्थ, अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, वो चीज है दिस कंसिडरेशन, ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को करता है, ठीक है। उसके बाद अदर गोल्स क्या है, हाई ग्रोथ रेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर गोल्स हाई ग्रोथ रेट, एक बार पढ़ लेना, लार्जर मार्केट शेयर, गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द डेट, ये अपन को ये कि वेल्थ मैक्सिमाइज क्यों प्रेफर होता है, क्यों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, तो लॉन्ग टर्म है। सेकंड क्या होता है, ये सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करता है, जैसे अपन शेयर होल्डर्स को कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाए,
अपन गवर्नमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, अपन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, तभी तो मार्केट वैल्यू तो फर्म बढ़ेगी। इन शॉर्ट सस्टेनेबिलिटी इन शॉर्ट होगी, ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपैरिजन, ठीक है। ये देखते हैं एज द नॉर्मल टेंडेंसी मैनेजमेंट में परस्यू इट्स ओन, क्या करता है मैनेजमेंट जो होता है ना, इट्स ओन गोल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट द ऑर्गेनाइजेशन बट इट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट आउटसाइड पार्टिसिपेशन। देखो क्या होता है, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पड़ता है। पर भाई अपन सोसाइटी में रहते हैं, अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो, उसके साथ साथ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी विल बी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो द मैनेजमेंट मे नॉट एबल टू exclusive pursue a personal goal due to the constant supervision of the various stakeholders, ठीक है। wealth maximization is generally will be the all interest of all the stakeholders, जितने भी stakeholders है ना उन सबको इंक्लूड करते हैं wealth maximization, ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं, इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट, प्रॉफिट निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। इजी टू डिटरमाइन द लिंक, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड प्रॉफिट, वही है कि भैया कितना लिंक है, कितना प्रॉफिट अपन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स है, पहले बता दिया था शॉर्ट टर्म है। रिस्क है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। इग्नोरिंग द टाइमिंग, वही चीज़ है, टाइमिंग डिफरेंस इग्नोर कर रहा है। रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज लगाओ और जल्दी से जल्दी अपन उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म है। रिस्क को रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉग्नाइज द टाइमिंग, टाइमिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कंसीडर द शेयर होल्डर्स रिटर्न, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या होता है, often no clear relationship between the financing decision and share price, कोई clear relationship नहीं है। Can lead to management anxiety, क्या मैं से वेल्थ मैनेजमेंट करूँगा ना तो मैनेजमेंट को लगेगा यार प्रॉफिट तो बन ही नहीं रहा फर्म का, तो वो एंग्जाइटी और वो चीज़ रहेगी, फ्रस्ट्रेशन। ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर क्या, CFO का रोल। CFO क्या होता था, पहले क्या होता था, CFO का बस प्रोक्योरमेंट में रोल होता था, ठीक है, वही चीज़ है, प्रोक्योरमेंट में रोल होता था। अब क्या है, CFO का रोल हैज बीन चेंज। अब क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, वो चीज़ क्या कहलाता है, CFO का रोल हैज बीन चेंज। पढ़ते हैं एक बार, ट्रेडिशनल रोल्स इन द कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिंग एज अ consequence of the organization, but today CFO is expected to work in collaboration by serving an integration hub, ठीक है। अब अपन को एक कोलैबोरेशन की तरह काम करना पड़ता है, तीनों तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बस अपन को कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड करना है, ये चीज़ करनी पड़ती थी, ठीक है। अब क्या है, CFO एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है CEO का, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन, हेल्प इन वैल्यू क्रिएशन और रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। की फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या करता है, बुक कीपिंग से CFO का रोल क्या चेंज हो गया, लीडरशिप रोल में चला गया। पहले क्या करता था, सिर्फ बुक कीपिंग प्रोक्योरमेंट का काम करता था। अब क्या है, CFO का रोल क्या हो गया, अपन को तीनों तरह के डिसीजंस लेने, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी क्या होता है, देखो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, जब कैश फ्लो अपना इनएडिक्वेट होता है, ठीक है, और अपन अपने ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाए, जैसे अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जब कंटिन्यू रहता है और अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए अपने एसेट बेच रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है, हो गया। अब
अदर डिसिप्लिन क्या होता है, क्या क्या किससे रिलेशन है, अकाउंटिंग से रिलेशन है। अकाउंटिंग क्या होता था, अकाउंटिंग से अपन को डेटा मिलता है तभी तो अपन फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग एक अक्रूवल कंसेप्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ से डेटा कलेक्ट होता है वहाँ से अपन डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग के काम होता है। और फाइनेंसिंग क्या होता है, कैश फ्लो बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग के काम होता है। और जल्दी से जल्दी अपन डेटा यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अदर डिसिप्लिन क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है एजेंसी प्रॉब्लम या एजेंसी कॉस्ट, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, जो मैनेजर है और कंपनी, मैनेजर एंड ओनर का एक एजेंसी रिलेशनशिप होता है। मैनेजर क्या चाहता है, मेरी सैलरी बढ़े। ओनर क्या चाहता है, भाई मेरी फर्म की वैल्यू बढ़े, मेरे को प्रॉफिट मिले। तो इसका क्या है, एक एजेंसी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है, अगर वो सिर्फ सैलरी करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे। चोरी करेगा, अगर अपन को भाई सैलरी नहीं बढ़ पा रही तो चोरी करेगा, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब अपन क्या करेंगे, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट में क्या होता है, मॉनिटरिंग कॉस्ट, जो अपन को देखने का खर्चा। उसके बाद बॉन्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ये बस इतना से ध्यान रखना, ये 4 तरह की कॉस्ट होती है। मॉनिटरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बॉन्डिंग कॉस्ट, उनसे एक रिलेशन बनाने का तरीका, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हायरार्की, ठीक है। अब अपन इन चीज़ों को, जो ये एजेंसी रिलेशनशिप है, उसको खत्म कैसे करेंगे। उनको ऐसा करो, परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट दो। क्या करो कि भैया अपनी इतनी सेल होगी तो मैं आपको इतना पेमेंट दूंगा, इतनी सेल होगी तो आपको इतना पेमेंट दूंगा, ठीक है। जितनी सेल बढ़ेगी मैं आपको पेमेंट बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस लिंक पे। उसके बाद क्या था, स्टॉक बेस्ड कंपोजिशन, ठीक है। अपन उसको क्या करेंगे, स्टॉक दे देंगे, स्टॉक ऑप्शन जिसे कहते हैं ना, वो चीज़। Employees are also designed to address the issue with the underlying assumption to maximize the share price. तो वो क्या करेंगे, भाई मेरे पास स्टॉक पड़े, मेरे पास स्टॉक ऑप्शन पड़े, तो मैं क्या करूँगा, चाहूँगा कि फर्म की वैल्यू बढ़े, ठीक है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, अपन उसमें मॉनिटरिंग लगा दो तो अपना ये चीज़ मिटिगेट हो जाएगी। अब अपन क्या क्या चीज़ अपन ने पढ़ी वो देख लेते हैं, और की टेक अवेज है अपने चैप्टर्स में। सबसे पहले कौन कौन से डिसीजन होते हैं, रोल ऑफ सीएफओस क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, और एजेंसी प्रॉब्लम। ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना, सबसे मेन क्वेश्चंस इन पे ही बनेंगे, उसके अलावा किसी पे नहीं बनेंगे, ठीक है। अब अपन टोटल क्या क्या टॉपिक पढ़े। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या होता है वेल्थ मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एस्पेक्ट पढ़े, 2 एस्पेक्ट, ठीक है। प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, 4 कहाँ से फंड आएगा, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक फाइनेंसिंग, अपने बैंक फाइनेंसिंग हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड कहाँ यूटिलाइज होगा, कहाँ पे, फिक्स एसेट में या फिर वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहाँ 3 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल, ट्रांजेक्शन, उसके बाद मॉडर्न फेज। उसके बाद क्या है, फाइनेंसिंग फंक्शन, 3 तरह के फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, क्या क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कौन सा होता है लास्ट, डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता ही दिया था। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लेते हैं एक बार। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर बताना है इसके अंदर, और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्मैन एक्सपर्ट, ठीक है। सॉल्मैन एक्सपर्ट क्या है, डिटरमाइनिंग द साइज ग्रोथ, असेट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं एक बार। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ सीएफओ है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी का डिफरेंस है। उसके बाद रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन है, मेनली अकाउंटिंग का। फिर एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट, ठीक है। तो अपना चैप्टर खत्म हो गया, सारे कंसेप्ट कवर हो गए। इसी कंसेप्ट के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, 100% इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। अब आपको कैसे पढ़ना है, इसमें मैंने इसमें कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। आपको कीवर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाने हैं,
ठीक है, बस मेनली आपका ये काम रहेगा, कीवर्ड्स याद करें और उसको जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाएं, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। और मैंने 4 चीज़ रखी है, मतलब की समरी लिखी है, वो ध्यान रखना है, उसके अलावा अपना हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम